Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the ATP for the whole syllabus is related point. बेटा जी सबसे पहला जो पॉइंट है वो ओवरऑल फिजिक्स के लिए कि अगर लेट से 1 या 2 दिन के बाद आपका फिजिक्स का एग्जाम है तो जो चीज आपको सबसे पहले आनी चाहिए जो आपने याद करनी है वो है प्रीफिक्सेस। ये प्रीफिक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट कि इसमें जो सबसे फेमिलियर जो सबसे कॉमन यूज हुए वो इनको जिनको मैंने ये टिक किया हुआ है, लेकिन बाकी भी याद होने चाहिए, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करें हम। तो इनमें याद रखने वाली चीज क्या है कि सेंटी मतलब 10⁻⁻², स्मॉल एम मिली 10⁻⁻3। अच्छा, जितनी पावर होती है ना, अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब डिवाइड करना है, और जितनी पावर है 1 के साथ उतने जीरोस लिखते हैं। माइक्रो -6 नैनो भी यूज होता है, लेकिन सबसे कॉमन वाले जो टिक मैंने किए आप याद तो सारी करें। और किलो और मेगा अदर गीगा भी यूज होता है। तो इनको आपने क्या याद रखना है, इनकी पावर्स ऑफ 10 कितनी है, और जितनी पावर होती है इसके साथ मतलब उतना 1 के साथ उतने जीरोस हम लिखेंगे। पावर नेगेटिव में है तो उससे डिवाइड कर देंगे 1 के साथ उतने जीरोस लगाकर, और अगर 10⁻पावर पॉजिटिव में है तो 1 के साथ जितनी पावर है उतने जीरोस लगाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सबसे पहली चीज है जो हमें याद होनी चाहिए एग्जाम के लिए। अच्छा बेटा जी, कमिंग टू द एटीपी इज अबाउट मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट कि हर इंस्ट्रूमेंट जो सा होता है ना उसकी एक लिमिट होती है जहां तक वो मेजर कर सकता है, उसको हम प्रिसीजन या लीस्ट काउंट कहते हैं। तो लीस्ट काउंट कुछ इंस्ट्रूमेंट का हमें याद होना चाहिए। टेप जो सी है वो 0 पॉइंट, टेप और रूलर जो सा होता है, इट मेजर्स अप टू 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, राइट। अच्छा जी, इसके अलावा जो वर्नियर है इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है, और जो हमारे पास माइक्रोमीटर है स्क्रू गॉज, इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर तक होता है, याद रखना आप। और जो हमारे पास स्टॉप वॉच होती है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 2 डेसिमल प्लेस तक बताती है, वो 0.01 सेकेंड। अच्छा, स्टॉप वॉच में खूबी ये कि ये 2 डेसिमल प्लेस तक बताती है जितने भी टाइम होंगे ये। तो लेट से हमें एक टाइम गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है इन टाइम 3.82 सेकेंड, एक 3.91 सेकेंड, एक 3.78 सेकेंड, और एक जो सी है वो 11.23 सेकेंड। वो हमें कहे कि आप इनकी जो सी है वो एवरेज फाइंड करें। तो देखो बेटा, जो वैल्यू आउट ऑफ द वे होगी आपने एवरेज या कैलकुलेशन में उसको इन्वॉल्व नहीं कर, आप उसको एक्सक्लूड कर लोगे। जो बाकी की 3 वैल्यूज होंगी आपने उन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर, राइट। जो वैल्यू बहुत ज्यादा डिफरेंट हो एवरेज में उसको इंक्लूड नहीं करना। अच्छा, अब आपका जो आंसर है वो 3.8 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ टू सेव टाइम सपोज ले लेता हूँ कि आपका जो आंसर है वो 3.847 आ जाता है। तो देखिए आपकी सब वैल्यूज 2 डेसिमल प्लेस तक गिवन थी, आपका यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। ये बात वो कई दफा हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि आपने इसको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने रखने, तो हमने कहना रॉ डाटा
बेटा किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो हम मेजरमेंट लेते हैं उसे रॉ डाटा कहते हैं। जैसे ये जो रूलर है वो 0.1 यानी 1 डेसिमल प्लेस तक बताएगा इन सेंटीमीटर्स, राइट, 1 या 2 डेसिमल प्लेस। तो हमारी एवरेज में भी उतने, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो हम डायरेक्ट लेते हैं ना मेजरमेंट, उसे रॉ डाटा कहते हैं। तो वो रॉ डाटा में अगर 2 डेसिमल प्लेस तक है तो हमारे जो रीडिंग्स हैं उनमें भी 2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए एवरेज के आंसर, राइट। और क्या उसकी होगी एक्सप्लेनेशन के रॉ डाटा वाज गिवन अप टू 2 डेसिमल प्लेस, दैट इज व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द एवरेज अप टू 2 डेसिमल प्लेस। अच्छा, डेसिमल प्लेस में कुछ बातें इंपॉर्टेंट, वो ये एटीपी के जो वो ग्राफ वाले क्वेश्चन है, ग्राफ में टेबल है हमारे पास, टेबल में एक वैल्यू हमने जो कैलकुलेट करनी है वो यहाँ लिखनी है और बाकी की वैल्यूज नीचे लिखी हुई है। उस्मान साहब, सरदारान और मैं आपकी दावत के शुक्रगुजार हैं। हमने मिलकर इस दिन नाइमान को शिकस्त से दो-चार किया है। ये वैल्यूज लिखी है और एक वैल्यू कई दफा वो हमें कहता है कि टेबल से या डाटा से कैलकुलेट करके फाइंड कर। अच्छा, अब ये 2 डेसिमल प्लेस तक लिखी है तो आपकी ये वाली वैल्यू 0.333 लेट से चलती जा रही है। अब आपने जब यहां लिखनी है तो आपने 0.3 नहीं लिखना क्योंकि ये 2 डेसिमल प्लेस तक है, आपका भी 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। इवन आपने 0.333 भी नहीं लिखना, यानी एक हर चीज का एक मैनर, एक अरेंजमेंट होती है। तो जब बाकी सब वैल्यूज 2 डेसिमल प्लेस तक है तो हमारे आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेस होने चाहिए, ना उससे कम ना उससे एक ज्यादा। ये एक हार्मनी, एक उसका में बैलेंस होना चाहिए। अच्छा भी, अब ना हमारे पास आ जाता है मेजरमेंट्स में। देखें, रूलर से हम स्ट्रेट लेंथ मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी राउंड ऑब्जेक्ट का हमने सरकमफेरेंस फाइंड करना है, किसी के हेड का हो सकता है, किसी के कोई सिलेंडर का हो सकता है सरकमफेरेंस, तो एक बात तो ध्यान में रखें कि सरकमफेरेंस ये एक राउंड को कहते हैं। उसके लिए जो डायरेक्ट हमारे पास सबसे सूटेबल इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास टेप होता है। लेकिन अगर वो कहे कि टेप नहीं है, यू आर गिवन आर रूलर, तो आप वो सर्कमफेरेंस कैसे फाइंड करेंगे? आप एक धागा लेंगे और धागे को उस ऑब्जेक्ट के गिर्द एक मर्तबा लपेट लेंगे आप, एक पूरा राउंड, और फिर उस धागे के एंड पे मार्क कर दें या उसको कट कर दें और फिर उस धागे को हम स्ट्रेट कर दें, जैसे मैंने ये रेड सा ड्रॉ किया है, और रूलर से मेजर कर लें। जब रूलर से मेजर करना है ना, तो 2 बातों का ध्यान रखना है कि जिस चीज को मेजर करना है उसके और रूलर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और अगर हम उसको बिल्कुल रूलर के साथ रख देते हैं तो हमारी आई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो जो एरर आएगी इसे कहते हैं ट्रांस पैरेलक्स एरर। तो हमारी ये गलती ये होती है कि बेटा जब हम एग्जाम में पैरेलक्स एरर कहीं मेंशन करना होता है तो हम पूरी बात नहीं करते। पैरेलक्स एरर की 2 रीजन होती है। पैरेलक्स एरर गैप की वजह से होता है या हमारी आई की पोजीशन का ठीक ना होना, इसकी वजह से होता है। तो आपने खाली पैरेलक्स एरर, आई वुड सजेस्ट कि आप बेटा खाली पैरेलक्स एरर मत लिखा करें कहीं भी एरर कुड बी ड्यू टू पैरेलक्स एरर। साथ में पैरेलक्स के कह दें कि आई मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू स्केल और देयर कुड बी द गैप बिटवीन द स्केल एंड द ऑब्जेक्ट। यानी बात आपने पूरी एक्सप्लेन करनी, हिंट नहीं लिखना आपने। क्लियर बेटा जी? तो जब भी बात करनी है क्लियर करनी। अच्छा, पैरेलक्स एरर में ये मैंने क्या भी हमने डिस्कस किया कि आई जो सी होती है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर से सीधा देखना है, गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, लिक्विड लेवल लेते हैं, पैरेलक्स एरर उसमें भी कि आई हमारी हमेशा हमारी लेवल पे होनी चाहिए। अच्छा, जो लिक्विड है उनमें मोस्टली बिल्कुल 100% स्ट्रेट नहीं होता लेवल, कर्व होता है मेनिस्कस। तो एक मेनिस्कस ये कर्व अप होता है और एक कर्व डाउन।
तो याद रखें कि जब हमारा कर्व अप है, यानी यू कैन सी कि जो लिक्विड का लेवल है वो ये, तो हमने इसमें नीचे वाले लेवल पर उस कर्व के बॉटम से हमने अपने आई को उसके सामने रखना है। इसे कहते हैं लोअर मेनिस्कस, राइट? क्लियर? और अगर हमारी जो हमारे पास जो लिक्विड है वो कर्व अप है, यानी कर्व डाउन, सॉरी, उसका बॉटम ऊपर होगा, तो तब हमने अपर मेनिस्कस पे आई रखनी, यानी इस लेवल पे। अच्छा गौर करें, ये हम हमेशा इस कर्व के भी सेंटर पे रख रहे हैं, इस कर्व के भी सेंटर के लेवल पे आई रखते हैं। उसकी कॉमन सेंस ये है कि जो सेंटर वाला पार्ट है यही आकर कर्व स्ट्रेट नहीं हो जाती ऑलमोस्ट। अगर आप यहां भी देखें तो जो सेंटर वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। इसी तरह इस कर्व है तो यहाँ पर सेंटर वाला पार्ट स्ट्रेट लाइन है, तो कर्व आप पे रखेंगे, राइट? क्लियर? अच्छा बेटा जी, रूलर से लेंथ मेजर करने का कुछ और उसमें क्वेश्चंस इस तरह आते हैं कि वो कई दफा बहुत छोटी चीज मेजर करने को कह देता है, रूलर से एक पेज की थिकनेस। तो हमने क्या करना है, जब भी कोई बहुत छोटी चीज मेजर करनी है तो हमने उसे ज्यादा क्वांटिटी में करके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे डिवाइड कर देना है। यानी कि रूलर से एक पेज की थिकनेस मेजर करनी है तो हम 100 पेजेस की थिकनेस मेजर करके 100 से डिवाइड, ठीक है? अगर 200 पेजेस से की थिकनेस करेंगे तो फिर 200 से डिवाइड, लेकिन जितने ज्यादा होगा ना नंबर, वो उतना ज्यादा प्रिसाइज एक्यूरेट होगा, ये याद रखिए, राइट? दूसरा, अगर हमें कभी कोई एक ही रूलर से वो कह देता है कि नीडल्स की आपने थिकनेस मेजर करनी है, कि हमें हमारे पास लेट से वी आर हैविंग रूलर और हमें एक नीडल की थिकनेस मेजर करनी है, तो हम एक नीडल की नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, वी हैव टू टेक, उसमें भी बहुत ज्यादा नीडल्स ले लें, तो वो ज्यादा नीडल की थिकनेस को मेजर करना पॉसिबल है तो उसको नंबर ऑफ नीडल से डिवाइड कर दें। अगर हम कोई धागे की थिकनेस मेजर करने को कह दे तो धागे को भी हम लपेट लें रूलर के ऊपर ज्यादा, मतलब क्योंकि एक धागा या थ्रेड स्ट्रिंग उसकी थिकनेस बहुत कम होती है तो हम ज्यादा मर्तबा वाइंड कर दें। तो लेट्स से अगर हम 50 टाइम्स वाइंड करते हैं तो ये जो हमारे पास लेंथ आएगी 50 की, उसको हम डिवाइड बाय 50 कर दें। अच्छा, इन दोनों बातों में ध्यान रखना है कि ये जब बहुत छोटी चीजें हों तो उन पिंस को रखते या धागे को लपेटते वाइंड करते हुए उनमें एक चीज के अगर हमें कभी पेपर को, एक ही पेपर है और रूलर से थिकनेस मेजर करनी है या किसी और इंस्ट्रूमेंट से, तो पेपर इज टू थिन, तो हम उस पेपर को जब एक ही है, ज्यादा हो तो ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया कि एक पेज की थिकनेस मेजर करनी है तो हम बहुत ज्यादा पेपर की थिकनेस मेजर करके उसे नंबर ऑफ पेपर्स पर डिवाइड कर दें। लेकिन अगर एक ही पेपर हो तो हम उस पेपर को फोल्ड कर लें। अच्छा, अब ये ध्यान में रखना है कि एक पेपर को अगर हम फोल्ड करते हैं तो जितने टाइम हम फोल्ड करते हैं, पेपर को फोल्ड करके जो उसकी फोल्डेड थिकनेस आएगी उसको डिवाइड करना है 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ फोल्डिंग्स, यानी जितनी मर्तबा हमने फोल्ड किया है 2 की पावर में, वो जस्ट 4 टाइम फोल्ड किया पेपर तो उसकी थिकनेस को 2 रेज टू पावर 4 से डिवाइड करना है, 3 टाइम फोल्ड किया है तो 2 रेज टू पावर 3 से डिवाइड करना है, ये याद रखें, राइट बेटा जी? अच्छा, अब ना हमने ये डिस्कस किया कि किसी रूलर से किसी सिलेंडर का हमने मेजर करना है सरकमफेरेंस, तो उसका एक तरीका हमने ये अभी डिस्कस किया बेटा कि हम एक धागा लें, उसको लपेट लें उस सिलेंडर से और फिर धागे को वो मार्क करके या कट करके रूलर के साथ वो थिकनेस लेंथ मेजर कर लें उसकी, तो उसमें एक्यूरेसी के लिए ये कर सकते हैं हम ज्यादा मर्तबा टर्न्स ले लें और फिर उस नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दें। बेटा ये क्या होता है, ये एक एवरेज वैल्यू होती है और जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने का मतलब वैल्यू को कम कर रहे हैं, वो एरर भी डिवाइड हो जाती है, इट मेक्स मोर एक्यूरेट। ये ज्यादा वैल्यूज लेकर डिवाइड, जैसे
एक पेज की थिकनेस हम मेजर कर रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा पेजेस ले रहे हैं और डिवाइडेड बाय मतलब 100 पेजेस तो 100 से डिवाइड। ये हमने मेजरमेंट वो 100 पेजेस की एक ही मर्तबा करनी है, लेकिन जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारी जो मेजरमेंट में एरर आएगी वो 100 से डिवाइड। सेम हैपेंस जब हमने टाइम मेजर करना होता है, तो टाइमर में हमारी जो एरर आती है उसे कहते हैं ह्यूमन रिएक्शन एरर। तो जब हम ऑसिलेशन का टाइम मेजर करते हैं तो हम एक नहीं, हम 10 ऑसिलेशन का टाइम मेजर कर लेते हैं, राइट बेटा। वो 10 ऑसिलेशन का जब हम टाइम मेजर करते हैं तो डिवाइड बाय 10 कर देते हैं। इस तरह जो हमारी एरर होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड करना, वो ह्यूमन रिएक्शन एरर डिवाइड होकर कम हो जाती है, राइट बेटा जी, क्लियर। सो ये एक बात का ध्यान रखना आपने कि जब भी कोई छोटी मेजरमेंट हो हम उसे ज्यादा टाइम ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए कर लें, ज्यादा ऑसिलेशन के लिए कर लें, और फिर बाद वो उसके नंबर से डिवाइड कर दें। अच्छा, एक मेथड ये भी है कि हम ना एक छोटा कॉइन या सिलेंडर है, उसका हम सर्कमफेरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास सिलेंडर है, हम उसका ना एक साइड को मार्क कर दें और फिर उस सिलेंडर को रोल करें और देखें क्या दोबारा वो जब सामने आएगा वही जो मार्क हमने किया था, तो इसका मतलब एक राउंड कंप्लीट हो गया। तो दिस डिस्टेंस कैन आल्सो बी द सर्कमफेरेंस, राइट। अच्छा, अब ना हमें ये कई दफा एग्जाम में आया है कि कोई राउंड ऑब्जेक्ट है, कोई टेस्ट ट्यूब है, कोई सिलेंडर है, उसका हमने डायामीटर मेजर करना है। तो उसके लिए क्या है, रूलर से मेजर करना है। सबसे प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट उसके लिए वर्नियर कैलिपर होता है। याद रखें, किसी भी चीज का इंटरनल डायामीटर है, ये क्योंकि वर्नियर कैलिपर सिलेबस से निकाल दिया है अब नहीं है, तो फिर भी ना एक मर्तबा जो है ना वो मैं बता दें। तो किसी भी चीज का इंटरनल डायामीटर है, एक्सटर्नल डायामीटर है, किसी भी चीज की डेप्थ मेजर करनी है, तो बेटा सबसे बेस्ट उसके लिए वर्नियर कैलिपर होता है, राइट। अलबत्ता इट्स नो मोर इन ओवर सिलेबस, यू कैन जस्ट हैव इट इन माइंड। तो अगर हमें एक सिलेंडर का डायामीटर फाइंड करना है रूलर से, विदाउट रूलर तो वर्नियर कैलिपर इज द बेस्ट। रूलर से करना है तो हम उसकी साइड पे दो कोई स्ट्रेट ब्लॉक, स्ट्रेट कोई चीजें साइड्स रख दें, जैसे एक ट्राइंगल सेट स्क्वायर हमारी वो ज्योमेट्री बॉक्स में मिलती है वो रख दें, दो वुडन पीसीस रख दें, स्ट्रेट वुडन ब्लॉक जो स्ट्रेट हो, फिर उनके दरमियान गैप मेजर कर लें। लेकिन एक मेथड ये भी है कि अगर हमने सर्कमफेरेंस मेजर कर लिया है, चाहे वो इस मेथड से किया है चाहे वो हमने इस मेथड से किया है, तो जब सर्कमफेरेंस हमारे पास आ गया है तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। तो यहां से हम रेडियस 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, तो रेडियस मेजर कर सकते हैं, फिर रेडियस को डबल कर ले, डायमीटर आ जाएगा। यानी इस मेथड से हम सर्कमफेरेंस फाइंड कर लें और उससे रेडियस और डायमीटर भी कर, डायमीटर होता है 2 टाइम्स आर। तो सर्कमफेरेंस होता है ना एक पूरा राउंड सर्कुलर, तो वो 2 पाई आर है, तो डायमीटर विल बी 2 टाइम्स आर। तो सिंपली ये जो पाई है इधर आकर सर्कमफेरेंस को पाई पे डिवाइड कर दें, इट गिव्स यू द डायमीटर। तो ये फाइंड कर सकते हैं, राइट, क्लियर। अच्छा, अब एटीपी में बहुत मतलब एक क्वेश्चन आया है कि एक ना टेबल है हमारे पास, कंसीडर करें टेबल है, उसके ऊपर एक रॉड को आपने दो स्ट्रिंग के थ्रू जो है ना वो आपने हैंग किया हुआ है, और जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये रॉड बिल्कुल सीधा है। हाउ कैन यू चेक कि रॉड सीधा है। उसका एक मेथड है, एक नहीं बल्कि कई मेथड में शेयर करने लगा हूं, कि हम ना उसके दोनों साइड्स की हाइट मेजर करें। अगर दोनों साइड की हाइट सेम है तो इसका मतलब वो बिल्कुल कंप्लीट हॉरिजॉन्टल है, राइट। कि क्या चेक करना है, क्या क्या ये रॉड जो ये मैंने ब्लू बनाई है क्या ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है हमारे पास। तो एक मेथड है कि हम दोनों साइड की हाइट मेजर कर लें। लेकिन अब इशू है, हाइट मेजर करोगे किससे, रूलर से। तो रूलर जो हम रख रहे हैं वो इस तरह रखेंगे वर्टिकल, तो उसमें कुछ इश्यू आएंगे। नंबर वन, रूलर बिल्कुल सीधा होना चाहिए वर्टिकल। अब हम रख रहे हैं तो वो हाउ विल वी मेक श्योर कि वाकई रूलर बिल्कुल सीधा है। तो उसके लिए कोई चीज बिल्कुल सीधी है या नहीं, उसके लिए हम यूज करते हैं सेट स्क्वायर।
सेट स्क्वायर ये वही ट्राइंगल है जो ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास बॉक्स के साथ हमें मिलती है, दो ट्राइंगल्स, और हम उन्हें अक्सर फजूल समझते हैं। बल्कि ये होता है कि जब रूलर खराब हो जाए तो उसमें रीडिंग लिखी होती है, एज रूलर यूज करते हैं। ठीक है, तो सेट स्क्वायर्स रखकर हम चेक कर सकते हैं कि ये रूलर बिल्कुल वर्टिकल है या नहीं, राइट। फिर दोनों साइड की हाइट मेजर कर लें, वो सेम है, तो इसका मतलब वो जो हमारा ये रॉड है वो हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, ये भी कर सकते हैं कि हम रूलर की बजाय बड़े बड़े सेट स्क्वायर ही ले लें। ये बड़े वाले मिलते हैं लैब के लिए, हमारे पास मौजूद होते हैं लैब में, तो वो उनमें रीडिंग रीडिंग भी लिखी हुई होती है। तो हम उससे दो सेट स्क्वायर ले लें, क्योंकि वो ऑटो होते ही 90 डिग्री वाली ट्राइंगल्स हैं, तो हमें उनका वर्टिकल होने में डाउट नहीं होता, वो बिल्कुल सीधे होंगे जब वो उनकी बेस बिल्कुल एक फ्लोर पे रखी हुई। इसके अलावा एक रूलर के साथ अगर हम दो सेट स्क्वायर लगाएं, यानी सेट स्क्वायर 90 डिग्री बनाता, तो अगर वो एक रूलर के साथ यहां भी 90 डिग्री बन रहा है, वो बिल्कुल सेट स्क्वायर साथ लगा हुआ रूलर के, उसके कहीं गैप नहीं आ रहा, ना ऊपर से ना नीचे से। जैसे ये देखें, ये सेट स्क्वायर में नीचे गैप कम है, लाइन ऊपर ज्यादा है, दिस टेल्स कि ये वर्टिकल नहीं होगा। तो अगर दो सेट स्क्वायर इस तरह रखें, इधर भी वो बिल्कुल रूलर के साथ है, इधर भी रूलर के साथ अटैच्ड है, इसका मतलब वो दोनों तरफ से 90 डिग्री बना रहा है, तो वो रोड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। दे कैन बी अनदर मेथड कि जैसे एक हमारे पास पेंडुलम है, कोई भी प्लम लाइन ले लें, धागे के साथ हैवी और ऑब्जेक्ट बांधे, तो अगर ये रोड बिल्कुल परफेक्ट होगी तो हम डी रखेंगे ना प्रोटेक्टर, तो दोनों साइड से एंगल 90 डिग्री के बनेंगे। अगर 90 डिग्री के एंगल नहीं बने, एक भी दूसरा भी नहीं बनेगा, तो बेटा देन इट विल टेल कि ये रोड हॉरिजॉन्टल नहीं है। इसके अलावा हमारे पास मजदूरों के पास एक इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे लैब में भी होता है, उसे बबल लेवल या स्पिरिट लेवल कहते हैं। ये एक उनके पास छोटी सी ट्यूब होती है, और उसमें एक लिक्विड होता है ग्रीनिश येलो प्लस ग्रीन, उसका कॉम्बिनेशन सा होता है, कलर लाइक दैट। उसमें एक छोटा सा बबल होता है दो लाइंस मार्क के दरमियान। अगर हम इसे किसी सरफेस पे रखें तो वो बबल इन लाइंस के विद इन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि वो हॉरिजॉन्टल नहीं, अगर आएगा तो हॉरिजॉन्टल है। तो दिस कुड बी मैनी ट्रिक्स। इसके अलावा अगर किसी टेबल का हमने लेवल चेक करना है, तो उसके लिए भी ये बबल लेवल लगा देंगे, टेबल पे रखें, तो अगर वो जो बबल विद इन द मार्क्स है तो वो स्ट्रेट है। इसके अलावा हम क्या करें कि टेबल को चेक करने के लिए उस पर थोड़ा सा पानी गिरा दें, अगर वो पानी रुक जाता है इसका मतलब टेबल हॉरिजॉन्टल है। लेकिन अगर वो फ्लो करेगा, जरा सा भी टेबल टेढ़ा हो, तो पानी विल नॉट स्टे फ्लो टुवर्ड्स द लोअर साइड, तो इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल नहीं। या कोई बॉल बेरिंग छोटी बॉल ले लें, उसको थोड़ा सा हिलाएं, अगर थोड़ा सा हिलाने के बाद भी वो रुक जाए तो इसका मतलब टेबल बिल्कुल सीधा है। लेकिन अगर टेबल जरा सा भी टिल्टेड है, एक साइड ऊपर एक साइड नीचे, तो वो मूव कर देगा, बॉल बेरिंग या मार्बल, वो रुकेगा नहीं, रोल करेगा। राइट बेटा, क्लियर। सो दीज वर द सम टेक्निक्स लेंथ मेजर करने से रिलेटेड। अगर कोई हमें बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लेंथ मेजर करनी है, कोई जिग जैग ऑब्जेक्ट लेंथ मेजर करनी है, जैसे नेशनल ज्योग्राफिक में मतलब मैंने देखा था एनाकोंडा या सांप है, उसकी लेंथ मेजर करना चाह रहे थे और वो बहुत पावरफुल होता है, उसको सीधा करना मुश्किल, तो उन्होंने एक धागा लिया स्ट्रिंग, लाइक उसकी जो बॉडी थी वो जिग जैग थी, इस तरह उन्होंने इसी के ऊपर धागा स्ट्रिंग मूव की, स्ट्रिंग को इसके ऊपर करते गए मूव, और बाद में उन्होंने उस स्ट्रिंग को सीधा करके टेप से मेजर कर लिया। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। इसके अलावा अगर हमने कोई वॉकिंग डिस्टेंस मेजर करना है, यानी वॉकिंग डिस्टेंस हमारा तो कुड बी 1 किलोमीटर प्लस सम टाइम, तो हंड्रेड्स ऑफ मीटर प्लस तो हो ही गए। तो उसके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो उनमें जो हमारे पास एटीपी में एग्जाम में आया हुआ एक ट्रंडल व्हील होता है, स्टिक के आगे व्हील लिखा होता है, ठीक है। ये डिफरेंट साइज के होते हैं, जो इनके आगे व्हील लिखे होते हैं, जो लगा होता है व्हील। तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पर ये इसके ऊपर मीटर लगा होता है टंडल व्हील पे, तो ये हमें खुद ब खुद डिस्टेंस भी बता देता है। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा टंडल व्हील है थोड़े पुराने स्टाइल का है, उसमें वो मीटर नहीं लगा हुआ, तो हम फिर ये व्हील के साइज से, कि व्हील का जो सरकमफेरेंस होता है एक पूरा राउंड, ये हर राउंड पे ना क्लिक करता है,
तो अगर लेट्स से एक सर्कमफेरेंस एक व्हील का 1/2 मीटर है, तो हमने हाफ, एक क्लिक का मतलब एक राउंड का मतलब 1/2 मीटर कवर हुआ, 2 क्लिक्स का मतलब 2 राउंड, तो हाफ एंड हाफ 1 मीटर। इसका मतलब 2 मीटर मेक्स 1, 2 क्लिक्स मेक 1 मीटर, यानी 2 क्लिक है 1 मीटर, मींस नंबर ऑफ क्लिक डबल होता है। दिस टेल्स कि अगर एक बच्चा 240 क्लिक्स काउंट करता है तो जो लेंथ उसकी होगी कवर्ड वो 120 मीटर होगी। और अगर एक बच्चा 105 मीटर वॉक करना चाह रहा है, एग्जैक्टली मेजर करना चाह रहा है, तो 1 मीटर में 2 क्लिक्स होते हैं, तो नंबर ऑफ क्लिक्स वुड बी डबल, राइट? क्लियर? तो दिस इज हाउ पैडोमीटर कैन बी यूज, टर्नल व्हील स्टोरी। पैडोमीटर एक अलग होता है इंस्ट्रूमेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन ये हमारे पास ऐप भी होती है। ये पैडोमीटर तब रिलायबल है अगर वो जीपीएस से कनेक्टेड है, इंटरनेट से, वरना जो कनेक्टेड नहीं है वो रिलायबल नहीं होगा। टर्नल व्हील इज इंपॉर्टेंट, राइट? इसके अलावा अगर हमने अपने वॉकिंग लेंथ डिस्टेंस मेजर करना है, तो हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं, हम अपने नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करें और उसे मल्टीप्लाई कर दें विद लेंथ ऑफ 1 स्टेप। लेकिन इसमें याद रखना है कि रिलायबल करना है तो हमें नंबर ऑफ स्टेप सेम रखने हैं, और कॉमन लाइफ में वो सेम नहीं रहते, राइट? तेज चलते हैं हमारे स्टेप्स बड़े हो जाते हैं, कहीं वेट फ्लोर हो गया, गीला फर्श है, या ऊपर चढ़ाई चढ़ रही है, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो स्टेप छोटे हो जाते हैं, उतरते वक्त कैन बी डिफरेंट, राइट बेटा जी? तो वो वेरी करते रहते हैं। और अगर हमारे पास लाइक कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम कोई व्हील यूज कर सकते हैं, मतलब कोई एक व्हील लें, उसके हमें सर्कमफेरेंस पता हो। सर्कमफेरेंस का मेथड ये हमने डिस्कस किया, एक टेप या रूलर से एक राउंड का कर लें, या हमने ये भी डिस्कस किया कि एक व्हील का सर्कमफेरेंस हम सिलेंडर राउंड शेप का कैसे कर सकते हैं। तो वो सर्कमफेरेंस अगर हमें पता हो एक व्हील का, तो हम जब ट्रैवल करते वक्त उसके नंबर ऑफ राउंड काउंट कर लें। लेकिन कैसे? उसके ना व्हील के ऊपर एक मार्क सा लगा दें, ट्राइंगल सा, जो बताएगा कि यहाँ से सर्कल शुरू हुआ है और दोबारा यहाँ पहुंचे पे एक राउंड, एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, राइट? तो नंबर ऑफ राउंड्स काउंट करें और उसे मल्टीप्लाई कर दें विद 1 सर्कमफेरेंस। क्लियर बेटा जी? अच्छा जी, माइक्रोमीटर, बिफोर वी चले, जीरो एरर मैंने डिस्कस करनी थी रूलर की, वो पहले, इसके बाद माइक्रोमीटर से रीडिंग लेने का मेथड क्या होता है कि जब हम कोई चीज माइक्रोमीटर में एडजस्ट कर लें, तो एक उसकी मेन स्केल एक होती है सर्कुलर स्केल, तो मेन स्केल में ये 0 है, ये 5 है, तो मींस ये 1 2 3 4 5। जो बीच वाली लाइंस है ना 0 और 1 के बीच में, तो वो क्या होगी? हाफ, 0.5, 1 के बाद नीचे वाली 1.5, 2 2.5, यानी जो नीचे वाली मिडिल लाइन है वो 0.5 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब अगर हमें कोई इंस्ट्रू ऑब्जेक्ट को माइक्रोमीटर में एडजस्ट कर लेते हैं, माइक्रोमीटर किसके लिए बेस्ट होगा? किसी वायर के लिए, किसी बॉल बेरिंग के लिए, पेज की थिकनेस मेजर करनी है, उसके लिए उसका लीस्ट काउंट याद रखने हैं, हम ये याद ही रखना है, राइट? तो बेटा हमारे पास अगर एडजस्ट करते हैं माइक्रोमीटर में किसी ऑब्जेक्ट को, तो मेजरमेंट देखना मेन स्केल पे सबसे जो आखिरी लाइन होती है उसे कहते हैं मेन स्केल रीडिंग, एमएसआर। अगर आप वो यहाँ देखें तो 5 6 7 के बाद ये नीचे वाली 0.5 वाली लाइन है 7.5, और ये जो सेंटर से लाइन जा रही है बैकबोन की तरह, इसे हम डेटम या इंडेक्स लाइन कहते हैं। तो दूसरी स्केल जो सर्कुलर स्केल है, बिल्कुल इसके सामने यहाँ जो सर्कुलर स्केल पे रीडिंग आएगी ना, उसे हम सर्कुलर स्केल रीडिंग कहते हैं। और यहाँ वो 20 और ये 25 है, तो मींस 21 22 23 24 है सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग 24, उसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना। मैं रिपीट कर रहा हूँ कैसे रीडिंग लेने, क्या फॉर्मूला है माइक्रोमीटर स्क्रू गोज का, 1 कैलिपर का भी ऑलमोस्ट यही होता है। एक मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल पे जो सबसे आखिरी लाइन नजर आ रही है वो मेन स्केल रीडिंग है, और ये जो सेंटर वाली लाइन है इसके सामने जो सी है वो सर्कुलर स्केल पे जो रीडिंग है वो सर्कुलर स्केल रीडिंग है। आपने क्या करना है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मेन स्केल में ऐड कर देना है।
This will give you the reading of the micrometer. Right बेटा? अच्छा जी, माइक्रोमीटर और कुछ इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर आती है। वो कैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट को हम बिल्कुल बंद कर दें और वो जीरो ना बताए, कोई रीडिंग बता रहा, तो इसका मतलब उसमें जीरो एरर। जैसे एक वेट मशीन है, आपने अपना वेट फाइंड करने के लिए उस पर पाँव भी नहीं रखा और वो पहले 10 kg या कुछ बता रही है, दिस इज सेड टू बी जीरो एरर। तो जीरो एरर की ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये कब हो सकती है कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल क्लोज है और वो तब भी कोई रीडिंग बता रहा, हम यूज नहीं कर रहे, तब भी कोई रीडिंग बता रही, राइट? या उसका जीरो जहां होना चाहिए था वहां नहीं, इसे जीरो एरर कहते हैं। जीरो एरर जैसे वेट मशीन पे आप पाँव रखते हो और पाँव रखने से पहले वो 10 kg बता रही थी, इसका मतलब जब आप उस पर खड़े हो और अब वो 70 kg बताए, तो आपने उसमें से 10 माइनस कर देना है। तो जीरो एरर को हम प्लस और माइनस करके करेक्ट कर सकते हैं, राइट? अब जीरो एरर की एक एग्जांपल ये रूलर की डेड स्पेस भी है कि रूलर में अक्सर मीटर रूल्स जो लैब में भी होते हैं और जो आप यूज करते हो, उनमें जीरो थोड़ा देर बाद आता है, ये डेड स्पेस या जीरो एरर है। और जो थिकनेस या मेजरमेंट आपने लेनी है, तो वो स्पेशली हाइट में मिस्टेक, क्योंकि हाइट में तो आपने लोअर पार्ट नीचे रखना है ना, ठीक है? और ये हाइट हमने यहाँ भी मेजर कर रहे थे, तो वो बैलेंस चेक कर रहे थे कि ये रॉड बिल्कुल बैलेंस है, यहाँ भी वो इशू आएगा। तो उसका क्या सोल्यूशन होता है कि जब आपने रूलर को वर्टिकल यूज करना है और देर स्पेस हमारे पास यहाँ डेड स्पेस आ रही है, जीरो थोड़ा ऊपर है, ये जो गैप है डेड स्पेस कहते हैं। तो जो भी रीडिंग ये बता रहा है वो नोट कर लें और फिर उस डेड स्पेस को मेजर करें किसी दूसरे रूलर से। अच्छा, दूसरे रूलर में भी तो एरर हो सकती है, उसका मेथड ये होता है कि दूसरे रूलर के हम सेंटर से मेजर करें। जो दूसरा रूलर है, ये जो डेड स्पेस है, हम उसे दूसरे रूलर के मिड से मेजर करें, दरमियान से, क्योंकि जीरो एरर उसमें भी तो हो सकता है कि उसका जो जीरो है वो भी यहाँ पर हो। तो सेंटर से मेजर करने में इश्यू नहीं होगा, फिर वो जो डेड स्पेस या जीरो एरर रूलर की आ जाएगी, वो जो रीडिंग हमने ली थी उसमें उसको ऐड कर देना। राइट बेटा? ये चीज आपने जहन में रखनी। बेटा हमने अभी पैरेलक्स एरर, जीरो एरर, हमने ह्यूमन रिएक्शन एरर टाइम से है। तो टाइमर में हमने क्या चीज जहन में रखी कि हम ज्यादा ऑसिलेशन का टाइम ने डिवाइड कर दी, और अगर साउंड स्पीड का ये मेजर कर रहे हैं तो उसमें हम एक से ज्यादा मरतबा टाइम मेजर करके एवरेज ले लें। लेकिन एक बात जहन में रखनी है कि जब भी कूलिंग और हीटिंग कर रहे हैं, इनमें आपने एवरेज टाइम नहीं लेना। कूलिंग रेट और हीटिंग रेट आपने करना है, तो टाइम की आपने एवरेज वहां नहीं लेनी। राइट बेटा? क्लियर? अच्छा जी, टाइमर में एक चीज आई वुड लाइक टू डिस्कस। एक हमारा टिकर टेप टाइमर भी होता है, स्टॉप वॉच से तो हम मेजर कर लेते हैं। तो एक हमारे पास टिकर टेप टाइमर होता है, मैं उसकी एग्जांपल यहाँ शेयर कर देता हूँ। टिकर टेप टाइमर में वो टिक्स लगाता है, डॉट्स लगाता है एक स्ट्रिप के ऊपर। अच्छा, टिकर टेप टाइमर ना मुख्तलिफ कैपेसिटी के होते हैं। जैसे आपके पास बेटा स्टॉप वॉच कई टाइप के हो सकती हैं, गाड़ियों के कई मॉडल हैं, मोबाइल के कितने मॉडल्स होते हैं। तो टिकर टेप टाइमर डिफरेंट कैपेसिटी मॉडल के आते हैं। उनमें कोई 60 डॉट्स पर सेकंड बना रहा है, कोई 50 डॉट्स पर सेकंड बना रहा है। तो वो कैपेसिटी गिवन होती है क्वेश्चन में यूजली। तो एग्जाम में दो मरतबा आया हुआ है ऐसा टिकर टेप टाइमर, जो एक टेप होती है पेपर की, जिसके ऊपर टिक्स या डॉट लगाता है, और ये यूजली यूज होता है टाइम मेजर करने के लिए लैब में। ये कॉमन लाइफ में यूज नहीं होता। एक ऐसे ऑब्जेक्ट का, जैसे कोई टॉय कार है, उसकी स्पीड मेजर करने के लिए, राइट? तो होता क्या है कि टिकर टेप टाइमर में हमें टाइम मेजर करना है तो कैपेसिटी पता होनी चाहिए। लेट्स से एग्जाम में दो मरतबा यूज हुआ है,
कि हम ऐसा टिकटेड टाइम यूज कर रहे हैं विच मेक्स 50 डॉट्स पर सेकेंड, राइट। कोई 60-70 भी हो सकते हैं। तो आपने अगर टाइम मेजर करना है बेटा एक स्पेसिफिक यहां से लेकर यहां तक, तो एक सजेशन है, पहले वाले जो डॉट है उसे जीरो काउंट किया करें, राइट। उसको जीरो लें एंड देन काउंट द नंबर ऑफ डॉट्स, या स्ट्रेट अवे आप डॉट्स को ना काउंट करें, उनके दरमियान गैप्स को काउंट करें। टाइप ये कितने गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 डॉट्स आए हैं ना, गैप आए हैं। तो जितने भी गैप्स हैं ना उसने आपने उसको डिवाइड कर देना जितने वो डॉट्स पर सेकंड बना रहा है। तो अभी यहाँ के एग्जांपल के अकॉर्डिंग कितना गैप आया है, 9, और जो डॉट्स पर सेकंड है वो 50 गिवन है। जितने गिवन होंगे उतने डिवाइड कर देना है। दैट विल बी द आंसर। कैलकुलेटर से आप कर लो, तो दैट विल बी 0.18 आई गेस सो। तो ये टाइम मेजर कर लेंगे इन सेकेंड्स। तो बेटा जी ये मेथड है। टिकट टाइमर में खूबी ये है कि ये टाइमर के साथ स्पीड भी मेजर करता है। कैसे, हमें यहां से लेकर यहां तक का स्पीड टाइम फाइंड करना था, तो इसी यहां से लेकर जो यहां तक होगा ये लेंथ पेपर की, दैट विल बी द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम हमने यहां से मेजर कर लिया ना, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कैन गिव यू द स्पीड एज वेल, राइट बेटा जी। डिस्टेंस हम यहां से मेजर कर लेंगे। सो टिकट टाइमर हो गया, प्रीफिक्सेस को याद रखना है। इसके अलावा डेंसिटी में वॉल्यूम और मास के लिए कुछ बातें हमने इंपॉर्टेंट जेन में रखनी है कि कभी भी किसी लिक्विड का मास या गैस का मास करना है तो वो किसी कंटेनर में पहले खाली कंटेनर का मास फाइंड करेंगे और फिर उसको फिल करके करेंगे। तो उस पहली रीडिंग अगर M1 है, दूसरी रीडिंग M2 है फिल करने के बाद, तो इन दोनों रीडिंग का जो डिफरेंस होगा M2 माइनस M1, वो हमें उस फ्लूइड या लिक्विड गैस का जो सा ना वो मास बताएगा, राइट बेटा जी। अच्छा, लिक्विड का वॉल्यूम में तो वो मरीन सिलेंडर है हमारे पास वो डायरेक्ट बता देगा। पैरेलक्स एरर का ध्यान रखना है। अगर किसी इरेगुलर सॉलिड का हमने करना है तो उसके लिए हमें पढ़ा हुआ है कि हम पहले वी विल टेक सम वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर, राइट, और उसका लेवल मेजर करेंगे। फिर हम उसमें लिक्विड में सॉलिड को जेंटली रखेंगे ताकि वाटर स्प्लैश आउट ना हो, वरना वो रीडिंग थोड़ी कम हो जाएगी। तो उसे डिफरेंस ले लेंगे दोनों रीडिंग का, V2 माइनस V1। और एक मेथड हमारे पास एक मेथड हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट कैन वाला भी है कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कैन इसे कहते हैं हम, लैब के लिए होता है ये। उसको हम उसके मैक्सिमम लेवल तक फिल कर लें और फिर उसकी स्पाउट के नीचे आगे हम एक एम्प्टी सिलेंडर रख लें, या अगर एम्प्टी नहीं है तो पहले वाली रीडिंग नोट कर लें V1 कितना है। फिर जब हम ऑब्जेक्ट उसमें लोड करेंगे तो जितना इसके अंदर लिक्विड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर ऊपर राइज करता है, वो जो राइज करेगा वो इधर आ जाएगा। तो जितना यहाँ रीडिंग में चेंज आ जाएगा, अगर एम्प्टी था तो जितनी अब रीडिंग हो जाएगी दैट विल टेल द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट बेटा जी। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास वेट मास मेजर करना है तो हमारे पास वो बीम बैलेंस होता है, लेकिन सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपने वो जेन में रखना है। बेटा जी दो एक्सपेरिमेंट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू जो कि ATP में भी आ जाते हैं और वो हमारे पास P2 में भी आ जाते हैं। दैट इज अबाउट एक जस्टिफिकेशन ऑफ हमारे पास ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को जस्टिफाई करना। तो उसको वो पूछता है कि हाउ कैन यू जस्टिफाई, एक्सपेरिमेंट पूछता है, उसके लिए वर्ड्स क्या यूज करने हैं।
तो वो मैंने आप लोगों के लिए वो यहाँ लिख लिए हुए हैं, नोट्स में आपके पास है ही। तो एक मरतबा डिस्कस, एक मीटर रूलर लेंगे, उसको उसके सेंटर पे रखेंगे और सेंटर पे पिवट पे रखकर, यानी 50 सेंटीमीटर मार्क एक रूलर में होगा, मीटर रूलर में, तो दो डिफरेंट वेट दूसरी आइदर साइड रखें। जितना वेट डिफरेंट होगे हमारा एक्सपेरिमेंट उतना फेयर होगा। ठीक है, इक्वल भी रख सकते हैं तब भी हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा फेयर होगा कि बाकी जस्टिफाई होगा। क्या होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एक तरफ लोड बड़ा रख लें, लेट्स से उसका फोर्स F1 कह लेते हैं, और दूसरी तरफ लोड छोटा। तो अब हमने उन्हें क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने का तरीका ये होता है कि जो साइड नीचे हो जाए उसके लोड को पिवट के करीब कर लो, और या जो साइड ऊपर जा रही है तो उसको पिवट से दूर कर लो। तो आप दोनों में से किसी एक एडजस्टमेंट से बैलेंस कर लें। तो बैलेंस करने, एक फोर्स आपका लोड F1 है, दूसरा F2 है। तो F1 का डिस्टेंस पिवट से लेना D1 और F2 का डिस्टेंस D2। तो आप नोट करोगे कि F1 को D1 से मल्टीप्लाई करोगे और F2 को D2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वाकई सेम होगी। इनमें से एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। दिस विल बी प्रूव कि क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल है। दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कई दफा एग्जाम में आया हुआ है, जस्ट एक रिवीजन के लिए, कि आप ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना इरेगुलर ऑब्जेक्ट का। उसके लिए वर्ड्स भी यहाँ मैंने लिखे हुए हैं नोट्स में आपके पास। आप उसमें 2 या 3 होल, 2 होल तो मिनिमम रिक्वायर्ड है, 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो वो और ऑथेंटिक हो जाता है, चेकिंग हो जाती है। 2 या 3 होल लें किनारे के करीब डिफरेंट जगहों पर, और फिर उस ऑब्जेक्ट को एक नेल से उस होल पर, होल के थ्रू हैंग करें, और साथ में एक धागे के साथ कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट बांधे, उसे कहेंगे प्लम लाइन। कोई स्टोन हो सकता है, कुछ भी धागे के साथ बांध दें, उसका वेट उसे सीधा रखिएगा। जब ये ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग रेस्ट में आ जाए, रुक जाए बिल्कुल, तो आपने स्ट्रिंग के साथ आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी। टेक्निकली, प्रैक्टिकली लाइन धागे के साथ ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पेंसिल को जब उसके साथ रख कर करेंगे तो वो हिल जाएगा धागा। तो हम एक डॉट धागे के नीचे यहाँ लगा लें, एक डॉट यहाँ लगा लें धागे के नीचे। इस तरह जो स्ट्रिंग है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। फिर आपने इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो एक लाइन आ गई ना आपके पास। फिर आपने अगले होल को शिफ्ट करना है, साथ में प्लम लाइन, उसके साथ भी लाइन ड्रॉ कर लेनी, फिर तीसरे होल पर। तो यू विल सी कि आपके तीनों लाइंस ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, मिल रही होंगी। तो दैट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाउ कैन यू चेक? क्या कोई भी थिन टिप उस पॉइंट के नीचे रखकर ऑब्जेक्ट को छोड़ दें हल्का सा, तो वो बैलेंस हो जाएगा उस पॉइंट पर। क्लियर बेटा जी? दिस वाज अबाउट। अब मैकेनिकल में जितने भी एटीपी से रिलेटेड थे वो ये पॉइंट थे। अब आ जाते हैं थर्मल फिजिक्स में, कि थर्मल फिजिक्स में कुछ चीजें हमने याद रखनी है। एक चीज जो मैं सबसे पहले आई वुड लाइक, अगर मुझे डायग्राम मिल गई, मुझे लेट मी चेक, तो नहीं ड्रॉ करनी पड़ेगी, वरना आई विल ड्रॉ इट फॉर यू। कि इलेक्ट्रिकल हीटर जो सा होता है ना, उसकी हमें कई दफा डायग्राम जो सी होती है वो इनकम्प्लीट करके देता है और वो कहता है कि कंप्लीट करें। ठीक है बेटा जी? तो उसके लिए डायग्राम उसकी हमें बनानी पड़ेगी। ये एटीपी हिंट्स है थर्मल के लिए। तो बेटा इलेक्ट्रिकल हीटर है ना, तो ये नोट कर लें। इलेक्ट्रिकल हीटर की जो सिंबल होती है वो एक फिक्स रेजिस्टर जैसी होती है, लेकिन उसमें 2 या 3 लाइंस लगी हुई होती है। इलेक्ट्रिकल हीटर इस तरह भी होता है, और इलेक्ट्रिकल हीटर एक कॉइल की शक्ल में भी होता है। इलेक्ट्रिकल हीटर को हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल हीट का होता है, वो याद रख लें, VIT वोल्टेज, आई करंट, टी टाइम। तो हमने क्या करना है, वोल्टेज मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाना है हीटर के। एम मीटर हमेशा सीरीज में लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर सप्लाई। अच्छा, यहाँ ना एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी में भी काम करेगा। जब भी आपने सर्किट ड्रॉ करना होता है ना, तो उसमें एक बात का ध्यान, जो रियलिटी, वो ये है
कि हम खुद एक वेरिएबल रेजिस्टर ऐड कर देते हैं सर्किट में। रजिस्टर का काम होता है करंट को लिमिटाइज करना, कि बेटा कई दफा इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा करंट मिल जाए, खराब ना हो जाए। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए एक ये चीज ज़हन में आप रख लीजिएगा कि वेरिएबल रेजिस्टर खुद ऐड कर लिया गया सर्किट में। सम टाइम वो ना भी कहे तो, फॉर गुड स्टूडेंट, और इसकी रीजन होगी टू लिमिटाइज द करंट, सो द करंट डजंट बिकम टू हाई। ठीक है, तो चीजें डैमेज नहीं हो। ये आपने डायग्राम ये याद रखनी है उसके लिए, इलेक्ट्रिकल हीटर के लिए, हीट कैपेसिटी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो हीटर ये भी हो सकता है, हीटर इस तरह भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी अगर हमें सॉलिड की हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, नीचे से हीटर करें तो नीचे वाला हिस्सा ज्यादा गर्म होने को, ऊपर से करें तो ऊपर वाला। तो हम ना उसमें बोर कर दें, होल कर दें सेंटर से। तो जो हीटर है ना उसको हम इसके बीच में रखें। ये मैंने हीटर की सिंबल बनाई है, बाकी उसका जो सर्किट है वो बाहर बनाएंगे। एम मीटर आ गया उसमें, राइट। और ये वोल्ट मीटर लग गया, और टाइम फॉर्मूले में टी भी मैंने अभी लिखा था वो स्टॉप वॉच के साथ। तो हम सेंटर से गर्म करें, इस तरह हीट हर तरफ तरफ जाएगी। और इसको इम्प्रूव अगर हमने करना है कि जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इसको हीट लॉस ना हो, तो हम इंसुलेशन कर लिया करें। अगर लिक्विड या गैस है तो ऊपर कवर, उसकी इंसुलेशन ऊपर से लिड भी रख ले, राइट। इसके अलावा हीट लॉस बताना है हमने, एक इंसुलेशन है और एक है उसको हम व्हाइट कलर कर ले, पेंट, सिल्वर पेंट कर लें। क्योंकि व्हाइट और जो सिल्वर पेंट होता है ना बेटा, वो दे आर नॉट गुड एमिटर्स, तो हीट लॉस तब भी कम हो जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है आप, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने पेपर डिस्कस कर रहा था, उसने बताया था कि कैसे आप हीट लॉस को रिड्यूस करोगे। हम रोक नहीं सकते 100%, राइट। अच्छा, कई एक्सपेरिमेंट है, थर्मोमीटर उसमें हम यूज कर रहे हैं। तो थर्मोमीटर, 1/3 थर्मोमीटर शुड बी इनसाइड द लिक्विड। और थर्मोमीटर को हमने स्टैंड और क्लैंप के जरिए हमने बताना है कि ये हमने सपोर्ट किया हुआ है। ऐसे हवा में ना रख दिया करें। जब थर्मोमीटर बनाना है आपने तो वो स्टैंड और क्लैंप भी शो करें। 1/3 ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी इनसाइड द लिक्विड। इसके अलावा बेटा उसमें हमने कुछ बातों का ध्यान रखना है कि वो जो थर्मोमीटर है वो उसकी बेस या वॉल के टच ना कर रहा हो, वरना सराउंडिंग का टेम्परेचर रीडिंग को चेंज कर सकता है, या नीचे से हीटर वो उसकी रीडिंग को चेंज कर देगा। टच ना करें। थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो लिक्विड या गैस के टेम्परेचर को मेजर करते वक्त वॉल्स को और बॉटम को टच ना करें, राइट बेटा जी, क्लियर। इसके अलावा रीडिंग लेते वक्त आई शुड बी परपेंडिकुलर टू द स्केल। ये वही पैरेलल एरर वाली बात आ गई। और एक बात हम ध्यान, जब भी हम टेम्परेचर जैसे डॉक्टर आपका मेजर करता है तो वो 1 सेकंड में नहीं, वो कुछ देर थर्मोमीटर पेशेंट के पास रहने देता है। तो उसकी रीजन है कि टेम्परेचर को वहां तक स्टेबल होने में टाइम लगता है। तो इसलिए हमेशा जब आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो वेट फॉर द फ्यू सेकेंड्स फॉर द मर्करी लेवल, लिक्विड लेवल इन द थर्मोमीटर टू बी स्टेबल। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ मेंशन है। लिक्विड में एक और खास बात भी है कि हमने पढ़ा है कि लिक्विड और गैस में, हॉट वाले लिक्विड और गैस फ्लूइड ऊपर होता है, कोल्ड नीचे होता है। तो अब हम जहां से कर रहे हैं वो टेम्परेचर सेम नहीं है, तो उसको स्टिर कर लिया करें। तो स्टिर बिफोर यू मेजर द टेम्परेचर, ताकि टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो जाए, राइट बेटा। एक और बात, जब हम टेम्परेचर और कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं और एक खास टेम्परेचर तक ले आते हैं, और फिर अब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है, मेजरमेंट लेनी है, तो तब वो लेते वक्त हीटर को हटा दें। कूलिंग करें तो कूलर को हटा दें, क्योंकि वरना हमारे मेजर करने करने में रीडिंग चेंज होती रहेगी, राइट। तो कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें खास सर्टन टेम्परेचर तक लेके जाना है या चेक करना है, तो तब हम वो कॉन्स्टेंटली हीट या कूलिंग ना करते रहे। हाँ, कुछ होता है जैसे कूलिंग रेट है, हमने देखना हर 2 मिनट के बाद वो कितना टेम्परेचर में फॉल हो गया है, तो वो कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन अगर हमने एक खास टेम्परेचर मेजर करना है लिक्विड का अब कितना है, ठीक है, और हमें उसी के अकॉर्डिंग आगे कैलकुलेशन या यूज करना है,
तो तब हम हीटर को हटा दें, वरना हमारे मेजर करते करने वो रीडिंग ऊपर जा रही हो। राइट बेटा जी। जब ये हीटिंग और कूलिंग रेट के कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर मस्ट बी स्टेबल। वो आप एयर कंडीशनर से कर रहे हैं या जो रूम टेम्परेचर है वो ऐसा, यानी कि डे टाइम ना हो कि दोपहर से शाम हो गई है तो वो चेंज हो जाएगा, डे का एक ही टाइम हो तो उसमें रूम टेम्परेचर स्टेज ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे रहता है। ठीक है। जब भी हम हीटिंग करें कूलिंग करें उसको बहुत स्लो करें, इस तरह में बहुत आसानी होती है। राइट। और हमारे लेते लेते रीडिंग चेंज नहीं होती। जब हम किसी की कूलिंग रेट का हीटिंग रेट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमने वो रूम टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मटेरियल, साइज ऑफ कंटेनर, वो लिक्विड है तो अमाउंट ऑफ वही मटेरियल भी आ गया तो वो सेम होना चाहिए। राइट बेटा जी। एक चीज जो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, चलिए आप जेहन में रख सकते हैं, वो ये कि जहां टेम्परेचर बहुत तेज चेंज हो रहा है तो वहां हम दो थर्मोमीटर को प्रेफर किया करें। वो अब आपके सिलेबस में नहीं, एक थर्मोकपल है और एक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ये अभी हमने रिसेंटली एक पास पेपर किया था, उसमें भी कहा था कि जहां टेम्परेचर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है तो आपने ये प्रेफर कर। विल यू रिमेंबर? तो दिस वाज रिलेटेड टू द थर्मल के ये एटीपी थे। अब नेक्स्ट इज लाइट। लाइट में हमारे एटीपी जो सा होता है उसके कई तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, बल्कि हर मर्तबा हमारे एटीपी में एक फिक्स है। एक जनरल फिजिक्स ये जो काइनेमैटिक्स, डेंसिटी, मास, डायनामिक्स, प्रेशर, एनर्जी, ये एक थर्मल का, एक लाइट का, एक इलेक्ट्रिसिटी का, ये चार मस्ट है। इनमें से बहुत रेयर होता है कोई एक भी मिस हो। ठीक है। तो ये तो आने ही आने हैं। तो लाइट के तो हम समझे कि मस्ट आएगा आपको एटीपी में। जी। अच्छा जी। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के लिए, तो जिस भी मिरर को, ग्लास को कर रहे हैं तो हम उसके ना पेपर पर रखकर उसकी बाउंड्री ड्रॉ कर दें, ताकि अगर उसके बीच में ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जरा भी पोजीशन चेंज हो जाए, हिल जाए, गिर जाए, तो सारा एक्सपेरिमेंट कैन चेंज। तो बाउंड्री का फायदा होगा, दोबारा हम उसे वहां रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कई एक्सपेरिमेंट में हम पिंस यूज करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। तो पिंस में जो गैप है ना वो 5 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। पिंस को जब हम एक लाइन में अलाइन कर रहे हैं तो पिंस की बॉटम को एक लाइन में होना चाहिए। ऊपर से पिन टेढ़ी भी हो सकती है। और एक आंख बंद करके कर, जब हम पिंस कर रहे होते हैं, पिन शुड बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है। यहाँ ना दे विल बी सम पॉइंट कि जब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो शार्प पेंसिल से करें एंगल मेजर करने के लिए। और एंगल मेजर, क्योंकि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन में हम एंगल ही जस्टिफाई करने होते हैं हमने, या एंगल ही से आगे कैलकुलेशन करनी होती है। तो हमारी जो डी है ना उसमें पैरेलक्स एरर का ध्यान रखना है कि शुड बी परपेंडिकुलर। राइट बेटा जी। क्लियर। अच्छा जी। अब उसके बाद आ जाता है इमेज फॉर्मेशन, जो बहुत दफा आया है कि हमने इमेज बनाना है तो हमारे पास एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, हमारे पास इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, सॉरी, जिसके पीछे एक लैंप है। अच्छा, लैंप के आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़ता, असल में ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमें जितना ज्यादा लाइट होगी, ब्राइट होगा ये बल्ब, तो उतना करीब होने पर ही ब्राइट होगा ना, यहाँ से ज्यादा लाइट निकलेगी, इमेज उतना बनेगा जबरदस्त। तो उसमें हमने कुछ बातों का ध्यान रखना है कि वो डार्क रूम में बनाए इमेज, यानी इस बल्ब के अलावा बाकी सब लाइट ऑफ होनी चाहिए। ठीक है। तो हमारा जो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, आगे लेंस है, होल्डर, और जो आगे स्क्रीन रखी हुई है, किसी हम ब्लॉक से सपोर्ट किया है, ये वर्टिकल होनी चाहिए सब। इनके सेंटर एक लेवल पर होना चाहिए। अगर ये लेंस थोड़ा ऊपर हो गया तो रे इतना जाएगी तो ये टिल्टेड लेंथ हो जाएगी, जो उनको मेजर करना मुश्किल होती है, हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। तो सीधी होनी चाहिए। ठीक है। और इमेज बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर हम लेंस को और स्क्रीन को फिक्स लें तो ऑब्जेक्ट को अलोंग विद लैंप मूव करें, या अगर हम ऑब्जेक्ट को और स्क्रीन
स्क्रीन का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देन एटलीस्ट शुड बी मोर देन डबल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि ये फिक्स कर दें स्क्रीन को और ऑब्जेक्ट, तो जो गैप है ना, दैट शुड बी डबल ऑफ फोकल लेंथ, अप्रोक्सीमेट उससे ज्यादा हो जाए, तो फिर हम लेंस को आगे पीछे मूव कर दें। या अगर हम ऑब्जेक्ट और लेंस के इधर स्क्रीन को मूव करें, और मूव कैसे करें वो आपकी चॉइस है, हम दूर रखें और आस्ते आस्ते करीब लाएं, या बिल्कुल करीब रखकर आस्ते आस्ते दूर ले जाएं, और मूव करते रहे, देखते हैं कि क्या हमारा इमेज शार्प हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सम टाइम वो शार्प होते हुए ब्लर होने लग जाता है, इसका मतलब हम थोड़ा आगे चले गए हैं राइट या लेफ्ट में, हम फिर थोड़ा वापस आए और देखें कहाँ वो सबसे ज्यादा शार्पेस्ट है। राइट बेटा जी, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और अगर आपने मेजर करनी है इमेज की लेंथ, तो अब वो कैसे, इमेज की हाइट या साइज या लेंथ मेजर करनी है, तो आप कैसे रूलर सामने रखोगे तो लाइट ब्लॉक हो जाएगी। तो उसके लिए ये है कि हम एक तो ये करें कि जो ये स्क्रीन है वो एक ट्रांसलूसेंट ले लें, ट्रेसिंग पेपर ले लें जिसके बैक से भी नजर आएगा, तो हम बैक साइड से उसके रूलर रखें और रूलर को बिल्कुल साथ जोड़ दें, मैं यहाँ साइड पे बना रहा हूँ, तो वो मेजरमेंट ले लें, इस तरह आगे से लाइट डिस्टर्ब नहीं होगी। ये कर सकते हैं हम कि कोई रूलर अगर बड़ा थिन है, मेजरिंग टेप ले लें, वो सामने से भी रख सकते हैं। एक काम हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास पेपर होगा स्क्रीन, वो ग्रिड बनी हुई है उस पे, जैसे ग्राफ पेपर शीट बनी होती है ना उस पे, तो उससे ना हम वो ग्रिड से, हमारे पास वो एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है, तो उसमें छोटे 5 छोटे स्क्वायर और भी होते हैं, तो ईच विल बी 0.2 सेंटीमीटर देन, तो हम वहीं से डायरेक्ट भी मेजर कर सकते हैं, ग्रिड भी। ये भी कर सकते हैं हम उसकी पिक्चर ले लें, उस इमेज की ग्रिड वाली स्क्रीन बनी हुई है, तो फिर उस पिक्चर से हम वो ग्रिड से मेजरमेंट ले लें, मैग्नीफाई करके कर लें, तो देयर कुड बी मैनी अ मेथड। राइट बेटा जी, क्लियर। और जब हमने ये सम टाइम हमने वो लेंथ मेजर करनी होती है, तो वो आपने ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट से और स्क्रीन से आपने डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस लेना है, और रूलर को बिल्कुल साथ होना चाहिए। उसके लिए एक चीज है, ये ऑप्टिकल बेंच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइट एक्सपेरिमेंट के लिए ये खास बेंच है जिसमें रूलर फिक्स होता है साथ में, और उसमें ऑब्जेक्ट रखने के लिए होल्डर और स्क्रीन के लिए होल्डर बना होता है, तो वो डिस्टेंस मेजर करना बहुत आसान हो जाता है। और हम हमारे से पैरेलक्स एरर, यानी कि हमने वो रूलर के साथ स्ट्रेट रखना है तो सेट स्क्वायर यूज करना पड़ना कई सम टाइम, तो वो उसमें ये एरर नहीं आती ऑप्टिकल बेंच में। राइट बेटा जी, क्लियर। तो ये था लाइट से। और नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी है, उसका एटीपी उससे रिलेटेड आ जाता है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि हमारे एटीपी में एक तो जनरल फिजिक्स, एक थर्मल, एक लाइट का लाजमी होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी का, इनमें से कोई भी मिस बहुत रेयर मिस होता है, यानी ये सारे आते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में एटीपी से रिलेटेड हमारे पास कुछ डिस्कस किए। सबसे पहले सेल्स को सीरीज में कनेक्ट, बहुत ज्यादा सेल्स दिए हुए, सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड, एक का पॉजिटिव दूसरे के, ये होता है सीरीज में। सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाते हैं, लेकिन अगर एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, वो अगले के पॉजिटिव, यानी सबके पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है, नेगेटिव आपस में कनेक्टेड, वो पैरेलल है। पैरेलल में ये होता है कि सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाते हैं ना, जितने भी सेल है, पैरेलल में वोल्टेज वो एक सेल जितने रहता है। फिर एक एडवांटेज होता है कि पैरेलल का मतलब साथ साथ है, जैसे लोग पैरेलल मिलकर काम करें साथ मिलकर, तो वो लोड डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही वो करंट उनमें डिवाइड हो जाता है पैरेलल में, तो वो जब थोड़ा थोड़ा डिवाइड होने के मतलब कम करंट जाएगा हर सेल में, तो सेल जल्दी खत्म नहीं होंगे। ये कॉम्बिनेशन लास्ट लॉन्गर, यानी देर तक चलता है, बस पैरेलल का ये एडवांटेज है। राइट बेटा जी। तो एक इलेक्ट्रिसिटी में जो आपको एटीपी से रिलेटेड बात है, वो मैंने नोट से बाकी किसी चैप्टर का नहीं कहा। इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो आपने बेटा देख लेना बट अच्छे तरीके से, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन
ये हमारे एटीपी में बहुत इन्वॉल्व है। एक सिंबल्स भी देखनी है आपने, सिंबल्स लेट मी शो यू के सिंबल्स थर्मिस्टर की, कई दफा वेरिएबल रजिस्टर की। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स है दे नो दिस, लेकिन बहरहाल एक फॉर्मेलिटी तो हमें फिर भी करनी है, एक मर्तबा हम हर चीज को देख लें। तो सिंबल्स आपको ना याद होनी चाहिए, ये सिंबल्स, इनमें मैंने कुछ को टिक किया है जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं, लेकिन किसी को भी अंडर एस्टिमेट ना करें। जैसे माइक्रोफोन का सिंबल ये आ सकता है, जो रेयर आप देखते हो। गैल्वानोमीटर का सिंबल यानी बना था मोटर का सिंबल, ठीक है। ये पुश स्विच होता है, ये सिंबल आपने नहीं देखा होगा। तो कुछ सिंबल रेयर है। बजर बेल का सिंबल ये यूज हुआ हुआ है, लेकिन हम अटेंशन नहीं देते इतना। इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिंबल बड़ा रेजिस्टर से मिलता जुलता है ना, फिक्स रेजिस्टर, लेकिन फर्क देखें जो टर्मिनल है इसमें वो बड़ी वाली लेंथ वाली साइड से आ रहे हैं। तो बेटा ये सिंबल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ये भी सिंबल है कि ये भी सिंबल है। तो ये सिंबल्स को रिस्पेक्ट देनी है आप में आनी चाहिए, ठीक है। लाउड स्पीकर का सिंबल भी था वहां पर। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी में आपने सीरीज और पैरेलल सर्किट जो है ना उसको अच्छे तरीके देख लेते हैं। वही बातें कॉमन, एमीटर हमेशा सीरीज में लगा है जिस कंपोनेंट का भी टेम्परेचर मेजर करना है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में, और ये अभी हमने लगा के भी दिखाया था, ये कॉमन बातें हैं। अच्छा अब एक नई बात, बेटा जीरो एरर जो सी होती है ना, वो सिर्फ ये रूलर वगैरह वेट मशीन में नहीं, इसमें भी होती है। क्योंकि ये एमीटर वोल्ट मीटर हमारे पास कई दफा कई महीने सालों लैब में पड़े रहते हैं, यूज नहीं होते। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम ना जब इनको यूज करें तो इनके ऊपर ना थोड़ा ठक ठक कर नॉक कर लें, कि डस्ट जो इनकी नीडल के नीचे फंसी हुई, कहीं डस्ट फ्रिक्शन उसकी वजह से वो उसकी नीडल पूरी तरह हिलेगी नहीं, वो पूरी रीडिंग शो नहीं करेगी, राइट। अब जब आप कंपोनेंट चेंज कर रहे हो, कोई लगा रहे हो, ऐड कर रहे हो, सर्किट में चेंज कर रहे हो, तो पीछे से ऑफ रखें। एक तो शॉक से बचेंगे, स्पार्क भी नहीं होगा, और वो सर्किट खराब भी नहीं होगा, राइट। कोई चीज शॉर्ट सर्किट कर सकती है हमारे जोड़ते हुए, अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप पीछे से स्विच को ऑफ रखेंगे। ये पॉइंट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। यूजुअली कनेक्ट अ वेरिएबल रेजिस्टर टू लिमिटाइज द करंट, कि करंट बहुत ज्यादा ना हो। और शुरू में हमेशा रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पे रखें वेरिएबल की, क्योंकि रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट मिनिमम, तो करंट बिल्कुल छोटा होगा। तो छोटे करंट से आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करें, सर्किट भी खराब नहीं होगा, ओवरहीट नहीं होगा। और एक और ये भी चीज शायद आगे भी मेंशन होगी, कि जब आप एक रीडिंग ले लेते हैं तो आप ना स्विच को ऑन ना रखें, स्विच को ऑफ कर लिया करें, ताकि वो सर्किट कंटिन्यूसली लेगा, वो ओवरहीट हो जाए, राइट बेटा जी। बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज और करंट यूज ना करें, वो सर्किट ओवरहीट होने का है कि हम हमारा वायर को हाथ लग जाए या वो कंपोनेंट जल जाए, वायर्स क्वाइल्स। तो ये एक एहतियात होती है कि इसलिए आप लैब में जाओगे अपने, तो कभी भी वो 10 वोल्टेज से ऊपर, बल्कि इससे कम कम वोल्टेज ही आपको अप्लाई करवाएंगे। कभी इससे 10 वोल्ट, हालांकि घरों में हमारा 220 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन वो तो डेंजरस भी तो होता है ना। तो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स ने करना होता है लैब में, वो बच्चों को नहीं आइडिया होता कि गलती कर सकते हैं। तो और कंपोनेंट भी आपको उसी की रिस्पेक्ट से बनाए होते हैं, वो बड़े कम वोल्टेज के वाले कंपोनेंट्स होते हैं। तो ज्यादा हाई वोल्टेज और करंट दोनों उनको प्रिवेंट करें। अच्छा अब जब आप मेजर कर रहे हो, कई दफा वो रेंज आ जाती है। तो जैसे आप उससे बात ये पहले भी डिस्कस हो चुकी, कि कहीं किसी ट्रिप पे आप जाते हो और आपको पता भी है कि 3000 रुपीज लगेंगे, तो पेरेंट तब भी आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसे देंगे, कि कोई चीज ऊपर नीचे भी हो जाती है। तो इसलिए जो रेंज होती है, रेटिंग होती है फ्यूज वगैरह की, वो हमेशा मैक्सिमम जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उससे थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, ठीक है बेटा, क्लियर। मैक्सिमम से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं। इस तरह वो रीडिंग की स्पीड बहुत ज्यादा आपको डिफ्लेक्शन नजर आएगी, आपको रीडिंग लेना बहुत अच्छा हो। बहुत ज्यादा ऊपर ले लोगे ना, लाइन लाइक ऐसे जैसे आपने किसी को 70 रुपीज पे करने हैं, तो आप 100 रुपीज का नोट लोगे, अगले के लिए उसका चेंज उसको वापस करना बड़ा आसान है, कैलकुलेशन भी नहीं होती ज्यादा। लेकिन 70 रुपीज पे करना है और आप 5000 का नोट दे दें, तो वो उसके लिए नोट भी ज्यादा उसे करना पड़ेगा, राइट। तो कैलकुलेशन, और वो बहुत छोटी अमाउंट थी 5000 के लिए 70,
तो बहुत बड़ी रेंज ले लेते हो ना, तो आपकी रीडिंग अगर छोटी है उसके मुकाबले में उसकी, और जो रेंज बहुत ज्यादा बड़ी है मीटर की, तो आपका जो पॉइंटर इतना कम हिलेगा। और नोट करें जो चीज कम हिलती है ना, उसमें एरर के चांसेस ज्यादा होंगे, यानी बहुत छोटी मेजरमेंट में एरर के चांसेस ज्यादा। फिर वही मीटर्स को रीडिंग करते हुए पैरेलक्स एरर यानी कीपिंग आई परपेंडिकुलर, खाली पैरेलक्स नहीं कहना, राइट। कनेक्शंस टाइट हैं सर्किट के, अगर कोई सर्किट काम नहीं कर रहा, उसकी रीजन अभी एग्जाम में आया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट काम नहीं कर रहा, तो उसकी रीजन क्या हो सकती है? तो रीजन कैन बी कि या तो बैटरी खराब है, या बैटरी के वोल्टेज लो है, या वायर्स बीच में खराब है, या कोई कंपोनेंट खुद फ्यूज खराब है, राइट बेटा जी। तो ये चीजें उसकी रीजन हो सकती हैं। और कनेक्शंस के लिए बेस्ट ये कि हम क्रोकोडाइल क्लिप्स, वो ये अब से कभी इंप्रूवमेंट के लिए पूछ ले, तो क्रोकोडाइल क्लिप होता है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्गली क्लिप कर लेते हैं वायर्स को, तो इससे कनेक्शन हमारे सेफ रहते हैं काफी हद तक। ए लेवल में भी हम यही बच्चों को प्रैक्टिकल, बल्कि हमने सारी वायर्स के आगे स्पेशली क्रोकोडाइल क्लिप लगा दी, एक भी वायर ऐसे सिंपल नहीं रहने दी, क्रोकोडाइल क्लिप उनके साथ कनेक्ट कर दिए। सी दोबारा बताना, सीरीज पैरेलल। अच्छा, मैग्नेट में एटीपी से रिलेटेड बहुत कम आया हुआ, लेकिन आया हुआ, वो कुड बी मैनी वेज लाइक कि एक मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो कैसे बनाना है, तो आयरन स्प्रिंग फिलिंग स्प्रिंकल कर दें, या एक कंपास नीडल को डिफरेंट पॉइंट पर रखकर एक मैग्नेट के मूव करें, और जहां जहां वो कंपास नीडल इशारा खुद ही मूव कर रही है तो डॉट्स लगाते जाएं, फिर उनको ज्वाइन करें, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इसके अलावा ये आ जाता है कि आपको दो दी हुई है स्टील रोड्स, या एक स्टील रोड दी है, तो आप कैसे चेक करोगे वो मैग्नेट है कि नहीं? तो याद रखना रिपल्शन, अगर हम एक मैग्नेट के एक पोल को उस स्टील के दोनों साइड पर लेकर आए, अगर वो दोनों साइड से अट्रैक्ट कर रही है तो वो मैग्नेट नहीं है। अगर एक साइड से अट्रैक्ट कर रही है, वो दूसरे से रिपेल कर रही है, तो रिपेल तो सेम पोल करते हैं और पोल मैग्नेट के होते हैं, तो वो तो रिपल्शन से पता चलेगा वो मैग्नेट है कि नहीं, ये जान ध्यान में रखिएगा आपने। इसके अलावा बेटा जी, एक मैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी आपको, कैसे एक मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है? तो उसके कई हमारे पास मेथड है कि अगर हम मैग्नेट को आयरन पिन के पास ले जाएं, तो जो ज्यादा आयरन पिन को अट्रैक्ट करेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, या जो ज्यादा डिस्टेंस से भी आयरन पिन को अट्रैक्ट कर लेगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। या अगर हम बीच में वुडन शीट्स रख दें एक मैग्नेट के, और दूसरी तरफ आयरन पिन के, तो जो ज्यादा मेटल शीट से भी अट्रैक्ट करके, कई दफा बच्चे करते हैं ना, टेबल के ऊपर एक कोई रखकर मैग्नेटिक मटेरियल नीचे मैग्नेट रखकर मूव करते हैं, तो वो ऊपर से वो भी साथ साथ मूव करता है, तो लाइक दिस, यानी वो अट्रैक्शन का असर हो रहा है, जो ज्यादा शीट से भी करेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिसकी मैग्नेटिक लाइन ज्यादा है वो भी स्ट्रॉन्गर मैग्नेट है, राइट बेटा जी। तो न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड एडीपी में एक मतलब मैंने क्वेश्चन देखा था, काउंट रेट से रिलेटेड था, तो उसमें एवरेज से रिलेटेड बात आई हुई थी, तो उसलिए ना उसमें एवरेज से रिलेटेड कोई चीज हो, तो मैंने अभी जिक्र किया था कि जब भी एवरेज लेनी है तो कुछ वैल्यूज बहुत क्लोज है और एक वैल्यू बड़ी अनयूजुअल आ जाए, तो आपने उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर, राइट। जैसे मैंने एग्जाम्पल पे मैं वो दोबारा दिखा देता हूं आपको, सबसे पहले आज जो पॉइंट डिस्कस किए थे उनमें ये पॉइंट था कि जब भी हम कोई एवरेज ले रहे, लाइक कि हमें वैल्यूज गिवन है, एक वैल्यू 3.82 है, 3.91 है, 3.78 है, और एक 11.23 बता दी, एग्जैक्ट अलग ही बता दी, टू हाई। ऐसा रूलर से मैयर करते भी कि भाई रूलर से हमारी एक लेंथ आ रही है 29.3 आ रही है, एक 31.2 आ रही है, और एक अचानक ही 70 पॉइंट आ जाए, इसका मतलब पता क्या होता है? आपने रूलर उल्टा रख लिया, कि शुरू से आपकी जो लेंथ 30 आ रही थी, 0 से लेकर 30, तो आप उल्टा रखने पर वो रूलर को उल्टा रख दिया, तो वो 100 0 की जगह रख दिया, तो वो 100 से 30 आगे वो 70 तक जाएगा। तो आपने वो जो अनयूजुअल है उसको नहीं इंक्लूड करना, बाकियों को ऐड करके लाइब्रेरी, और उसके डेसिमल प्लेस जितने शुरू इसके थे ना असल वैल्यूज के, उतने डेसिमल प्लेस तक आपने आंसर लिखना है, रॉ डाटा जितने डेसिमल प्लेस तक हो, राइट बेटा जी। तो एटीपी में एक तो हमने पूरे सिलेबस वाइज जो मेन पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए, उसके बाद एटीपी में हमारे पास वो ग्राफ पेपर्स आ जाते हैं, कि जब हमने कोई ग्राफ शीट जो सी होती है वो सोल्व करनी है, ग्राफ पेपर बनाने होते हैं, तो उसमें मैं एक पेपर जो सा है वो ओपन करता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। तो ये रीडिंग्स इसमें एक बात ध्यान में रखिए कि जैसे सब एक डेसिमल प्लेस तक बता रही हैं, तो आपने जो वैल्यू ऐड करनी है वो भी उसी में हुई है, मैंने पहले डिस्कस कर लिया शुरू में। अच्छा जी, ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में क्या बात का ध्यान रखना है कि जब वो ग्राफ पे के आर वाई एक्सिस पर और वी एक्स एक्सिस पर, तो आपने लेबल करना है एक मार्क इसका कि आर वाई एक्सिस पर लिख और यूनिट साथ में लिखनी है, और वी एक्सिस पर यूनिट साथ, यूनिट नहीं लिखेंगे ये एक नंबर नहीं मिलेगा। दूसरा नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्केल रखना है। स्केल रखने का जो मेथड होता है वो ये कि एक हमारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, कहते हैं स्टार्ट बोथ एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, ये लिखा कई दफा आता है स्टार्ट द ग्राफ, उसका मतलब भी यही होता है। उसका ये मतलब नहीं है कि आपका ग्राफ जीरो को टच करे, ये नहीं। जब वो कहे ना स्टार्ट द ग्राफ फ्रॉम 0 0, इट मींस आपकी रीडिंग 0 0 से स्टार्ट हो रही है। ग्राफ बेशक आपका आगे जाकर जो ग्राफ है वो ये बन रहा है, ग्राफ का 0 से गुजरना उसका ये मतलब नहीं होता। क्लियर? तो यहां ना बात उन्होंने थोड़ी बहुत क्लियर की हुई है कि स्टार्ट बोथ द एक्सिस। कई दफा वो कहते हैं स्टार्ट द ग्राफ फ्रॉम द ओरिजिन, का मतलब रीडिंग्स वहां से स्टार्ट होनी, ये उसने कह दिया ना। और यहाँ पर वो अक्सर खुद 0 0 खुद भी लिख देता है, ये तो हमारी आसानी कर देता है। लेकिन सम टाइम हमारी वैल्यूज ऐसी होती हैं जो जीरो से बहुत दूर से यूज होती स्टार्ट होती, यानी हमारी वैल्यूज जो सी है ना वो बेटा 20, लाइक 22 आ रही है, एक 24 आ रही है, 27 आ रही है, 29 आ रही है, 32 आ रही है। तो ये वैल्यूज में जो सबसे छोटी वैल्यू वो स्टार्ट ही 22 से हो रही है। अगर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा। तो उसके लिए जरूरी नहीं होता कि आप ना जीरो से शुरू करें, आप हमेशा जो सबसे मिनिमम वैल्यू है ना उससे पहले जो राउंड वैल्यू है उससे स्टार्ट करें ग्राफ। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये दोनों एक्सिस के लिए होता है। जैसे एक ग्राफ है वो 0.6 से शुरू हो रही है वैल्यूज उसकी, तो आगे वही 1.3 तक गई है, तो 0.6 से 1.3 में सारी वैल्यूज आ गई हैं। तो अब उस ग्राफ को अगर हम जीरो से शुरू करेंगे तो 0 से 0.6 तक तो कोई यूज ही नहीं होगा। तो आप उस ग्राफ को स्टार्ट कर लो 0.5 से, राइट? फिर क्या करते हैं हम कि जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है मैक्सिमम, उसको हम माइनस करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को, ये होता है रेंज। उसको आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स, बड़े स्क्वायर, ये है बड़ा स्क्वायर, ठीक है? तो जो आंसर आएगा ना आपने उसको राउंड अप कर लेना। यानी अगर फॉर एग्जांपल वो आंसर आ जाता है 1.3, आप 1.5 उससे भी बेहतर है 2 लें, राउंड वैल्यू लें, राउंड फिगर। अगर आपका 71 आ रहा है ये आंसर डिवाइड करके 100, जितना ज्यादा राउंड लेंगे, सबसे राउंड है 1, 2 एंड 5 वाले, ठीक है? आपका 37 या 3.7 आ गया, 0.37 आ गया, चलिए ये सपोज कर लेते हैं। तो आपने 0.50, 50, 37 समझो 50 का कर लेना, तो एक हर बॉक्स की वैल्यू वो रख लेंगे। उसके बाद राउंड वैल्यू के बाद आपके लिए पॉइंट्स लगाना बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है? ये जब आप पॉइंट्स लगा लेंगे, 2 मार्क्स हो गए ये स्केल के। फिर जब आप पॉइंट लगाएंगे तो वो चॉइस है पॉइंट्स, आप आई विल प्रेफर के यही लगाएं, ए लेवल तक ये करेंगे। क्रॉस शार्प पेंसिल से बनाना है, ग्राफ के ऊपर पेंसिल से सारा काम करना है, ठीक है? और अगर डॉट लगाना चाह रहे हैं तो शार्प लगाएं, डॉट बहुत छोटा लगाएं, सर्कल थोड़ा उसके प्रोमिनेंट करते हैं, ठीक है? तो आप क्रॉस ही लगाओ।
तो आपके बेस्ट फिट लाइन में एक ध्यान में रखनी बात कि जब वो बेस्ट फिट लाइन के तो वो लाइन ही होनी है, कर्व के तो वो सीधी लाइन नहीं बनानी, वो कर्व बनानी। ये बात को आपने रिस्पेक्ट देना, एक नंबर होता है इसका। इसलिए आपने क्या कोशिश करनी है कि वो लाइन आपने ड्रॉ करनी है कि ज्यादा पॉइंट उसके ऊपर आए, और जो पॉइंट नहीं आ रहे हैं तो जितने पॉइंट नीचे हैं उतने पॉइंट ऊपर हो। ठीक है, तो ये बेस्ट फिट है। अगर कर्व आ जाए तो कर्व में आपने ये करना है कि आपने उसको स्टेप बाय स्टेप नहीं है, जैसे ये पॉइंट आपके आ गए हैं तो आपने ना एक ही कर्व जोन सी है ना, एक ही रो में, एक ही मतलब फ्लो में आपने बनानी है, एक ही मर्तबा करके। ऐसे कोई पॉइंट मिस होता है उसे मिस होने दें। राइट बेटा जी, आपने उसकी स्मूथनेस को खराब नहीं करना। सम टाइम वो पॉइंट ज्यादा हट गया तो कोई रीजन पूछता है क्या, तो कहेंगे उसमें एरर आ जाती है, एनोमली पॉइंट उसे कहते हैं। तो ये, और जितने पॉइंट ऊपर है उतने नीचे आ जाए तो वो बस आपने फ्लो नहीं खराब होने देना, उसकी जो कर्व है स्मूथनेस कहते हैं वो खराब नहीं होने देना। राइट, क्लियर बेटा जी, याद रहेगा। और ग्राफ में ही पॉइंट, अच्छा ग्राफ में कुछ बातों का ध्यान में रखना है, वो ये है कि ग्राफ में वो कभी रिलेशन पूछ लेता है कि ये क्वांटिटी ए और बी। तो जब भी आपने ग्राफ में रिलेशन पूछना है तो वर्टिकल एक्सिस पर आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अगर तो वो लाइन सेंटर से स्ट्रेट गुजरी है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन है, इधर से गुजरी है या इधर से, तो आप कहोगे ए इज इंक्रीज, जा ऊपर नहीं है ना, ए इज इंक्रीजिंग विद बी, ए हैज इंक्रीजिंग रिलेशन विद बी। लेकिन फॉर गुड स्टूडेंट, नॉट फॉर ऑल, वी विल से कि ए is increasing with B uniformly, straight line। ठीक है, इसी तरह दो क्वांटिटीज हैं और उनमें जो जो ग्राफ है वो इस तरह के दोनों में से किसी एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब जो मैं बताने लगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर गुड स्टूडेंट। अगर टेबल में आपके पास वैल्यूज गिवन है तो हाउ वुड वो यू नो कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है? वो ये है कि अगर टेबल में हमें वैल्यूज गिवन है तो हर वैल्यू को उसके सामने वाले पे डिवाइड कर दो। अगर आंसर ऑलमोस्ट सेम आ रहे डिवाइड करके तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, यानी ग्राफ के विदाउट। और अगर आमने सामने वाली वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी हर वैल्यू को, जिन दो चीजों के दरमियान हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे क्वांटिटीज, उनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो और आंसर सेम आया ऑलमोस्ट, तो दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब इसमें अगर ग्राफ नीचे कर्व की तरह नहीं आ रहा तो इनवर्स प्रोपोर्शन में वो दोनों में से किसी एक्सिस को टच नहीं कर रहा। लेकिन अगर टच कर रहा है ना तो आपने लिखना है कि ए हैज इनवर्स रिलेशन, इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं कहना, इनवर्स रिलेशन कहना है बस। ए हैज इनवर्स रिलेशन विद बी। और अब उसमें इलेबोरेशन के लिए, अगर तो वो कर्व है तो जब भी कर्व आ जाए ना तो आपने कहना है नॉन यूनिफॉर्मली, और स्ट्रेट लाइन में तो यूनिफॉर्मली। यानी ये इस तरह का, अब ये ऊपर इंक्रीज कर रहा था यहाँ रिलेशन, अगर वो इस तरह जाएगा ना ऊपर कर्व्ड, तो हम कहेंगे ए इज इंक्रीजिंग विद बी नॉन यूनिफॉर्म। ऊपर जा रहा तो इंक्रीजिंग रिलेशन है, नॉन यूनिफॉर्म। स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म। इसी तरह नीचे आ रहा है तो ये डिक्रीजिंग रिलेशन है, ए इज डिक्रीजिंग विद बी नॉन यूनिफॉर्मली। और अगर वो स्ट्रेट लाइन से आ रहा होगा लाइक दिस तो हम कहेंगे कि ए इज डिक्रीजिंग विद बी यूनिफॉर्म। क्लियर बेटा जी? तो मुझे उम्मीद है कि ग्राफ से रिलेटेड ये बहुत से पॉइंट हमारे जो से है ना वो आ, हो गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन जो सा होता है वो इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन होता है। तो उसमें बेटा जब भी वो कोई आपको ग्राफ कहता है, कोई भी रिलेशन एक्सपेरिमेंट कहता है, तो ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वो कहता है कि प्लान एन एक्सपेरिमेंट हाउ इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट द चेंजिंग कलर। कहता है कलर को चेंज, तो जिस चीज को हम खुद चेंज करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपने बताना होता है
कि इस वाली इन्वेस्टिगेशन में ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। या आप इस तरह नहीं लिखना चाह रहे तो आप लिख दें कि दिस क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन दिस इन दिस इन्वेस्टिगेशन, दिस क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन दिस। इसका मतलब ये है कि ये डिपेंडेंट हो, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी। और फिर बाकी सब चीजें आपने कांस्टेंट रखनी है। अब जो कांस्टेंट रखनी है ना, वो बोलना नहीं है, वो आपने बतानी है कि वो आपने कांस्टेंट कैसे रखनी है, मैयर का करके बताना है। ये भी बताना है किस इंस्ट्रूमेंट से मैयर करना है। तो हर इंस्ट्रूमेंट जो चेंज करनी क्वांटिटीज और जिन्हें कांस्टेंट रखना है, आपने उनके इंस्ट्रूमेंट मैयर करने हैं, राइट। तो वो आपने बताना है कि जैसे आपने एक ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब का डायमीटर कौन सा रखना है, तो हम कहेंगे वी विल यूज द सेम साइज ऑफ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो और उसमें एंड बाय मेकिंग श्योर मेजरिंग देयर डायमीटर विद द वर्नियर कैलिपर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट दूसरा आप नाम लेना चाहें, वर्नियर कैलिपर इज द बेस्ट फॉर दैट, ठीक है। और कहेंगे ना कि हमने मैग्नेट सेम मैथ के यूज करने, मैग्नेट का मैथ कौन सा रखना, तो हम कहेंगे वी विल कीप यूजिंग द सेम मैग्नेट, वही मैग्नेट यूज करेंगे, मैथ भी वही रहेगा, राइट। तो इस तरह बेटा जो चीजें कांस्टेंट हैं वो कैसे कांस्टेंट रखनी है वो आपने बतानी है। फिर जब आपने बताना है, डायग्राम बनाएंगे आप अपने इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग, ऑपरेटर्स को ऐसे शो, डायग्राम बनाने से आपको यहाँ वर्ड कम यूज करने पड़ेंगे, बस ये लिखना होगा सेट ऑपरेटर्स एज शोन। फिर आपने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसको आपने बताना है, जो आप मर्जी से चेंज कर सकते हो। पहले आपने बताना है यहाँ पर शुरू में कि कौन सी चीजें कांस्टेंट रखनी, सेट ऑपरेटर्स एज शोन, जो चीजें कांस्टेंट रखनी है उन्हें पहले, क्योंकि वो तो हमने बाद में चेंज नहीं करनी, इसलिए उन्हें पहले मेंशन कर दें कि ये चीजें कांस्टेंट रखेंगे। और कैसे, मैग्नेट का मास सेम रखना है, वॉल्यूम रखना है लिक्विड का, तो उसमें हमने मयिंग स्टैंडर्ड या ब्यूरेट से मेजर करके हर मर्तबा डालना है, ठीक है। तो वो बताकर फिर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल से स्टार्ट करना है कि उसको कैसे चेंज करेंगे, और फिर उसके बाद डिपेंडेंट कैसे। जब एक मर्तबा बता दिया फिर हमने कहना है रिपीट दिस सेम एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टेबल बनाना होता है, टेबल में फॉर गुड स्टूडेंट्स पहला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का कॉलम बना है, कुछ नहीं लिखना आपने, कॉलम टेबल में रीडिंग नहीं लिखनी होती, हेडिंग लिखनी है। तो आपने वो नीचे लंबी लाइन ही बनानी है, एक एक बस वो आपने छोटा सा वर्टिकल लाइन कॉलम वाइज बाउंड्रीज उसकी ड्रॉ कर देनी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल सबसे पहले हम बताते हैं, और यूनिट साथ में लिखनी है, कलर की यहाँ पर नहीं होती यूनिट, इसमें जरूरत नहीं है। फिर आप ने जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके साथ उनकी हेडिंग लिखनी है और वो यूनिट लिख देनी, ठीक है बेटा, क्लियर जी। टेबल हो जाएगा। फिर कंक्लूजन कैसे रीच कर सकते हो, तो बाय प्लॉटिंग द ग्राफ। तो ग्राफ का प्लॉटिंग करने से बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ कैन हेल्प अस रीच द कंक्लूजन, या by comparing the value of the comparing the trend of change in dependent variable with change in independent variable can help us reaching the conclusion, right बेटा, ये चीजें आएंगी। और यहाँ क्योंकि कलर एक नंबर नहीं था, तो जो ग्राफ है वो तो नंबर्स के साथ है, इसलिए यहाँ हमने ग्राफ मेंशन, वो तो ग्राफ तो नंबर्स में के साथ ड्रॉ होता है, तो वो नहीं होगा, इसके लिए हम कंपेयरिंग वाज द बेटर ऑप्शन। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन में वो कूलिंग और हीटिंग रेट आ जाते हैं, तो जो जो चीजों के दरमियान रिलेशन है उनके अलावा बाकी सब कांस्टेंट रखना है। तो उनमें आपने एवरेज टाइम नहीं मेंशन करना प्लीज, कि हीटिंग और कूलिंग में एवरेज करना है, क्योंकि शुरू में लेट्स से हम कूलिंग रेट चेक करें तो शुरू में टेम्परेचर हॉट होगा ऑब्जेक्ट का, तो वो ज्यादा तेजी से टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो कूलिंग रेट आगे सेम नहीं रहता, राइट बेटा जी। सो दैट वाज ऑल व्हाट आई वांटेड टू से। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज मेंशन, आई हैव ओपन योर माइक। जी बेटा बोलें सफीर। सर पहला क्वेश्चन तो ये कि हमारे पास जब वो कहते हैं कि आप रीडिंग्स जो हैं वो ज़्यादा लें, मतलब रेंज ज़्यादा रखें, अगर आपको 1 सेंटीमीटर मेजर करना है तो आप 100 मेजर करके 100 से डिवाइड करें, तो सर ऐसा क्यों है? नहीं इसका था 100 वो सेंटीमीटर में नहीं होता बेटा, उसके लिए नहीं है। वो चीज़ सेंटीमीटर की तो आप रूलर से अगर हम मेजर कर सकते हो, 1 मिनट ठहर जाओ, ये हमने डिस्कस किया था, आपने लेट ज्वाइन किया ना, वो हमने
वो था बहुत छोटी चीज हो, जैसे आपको एक पेज की थिकनेस मेजर करने को कहे, एक जितनी छोटी चीज होगी ना उसमें, जैसे आप ना करेंसी नोट लेके जा रहे हो, तो आप चाहते हो कि पैसे ज्यादा मैं लेके जाऊं लेकिन वो नजर ना आए नोट, तो आप फिर उसके लिए क्या करो, बड़े वाले नोट यूज करोगे ना, सबसे हाईएस्ट लाइक 5,000। लेकिन उनमें अगर एक नोट भी घूम जाए ना तो वो दुख ज्यादा होता है, यानी वो बड़ी अमाउंट होता है। तो बेटा बहुत छोटी मेजरमेंट में ना और छोटा सा पॉइंट भी मिस हो जाए ना, वो एट द एंड एरर बड़ी बन जाता है। ये छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, लाइक पेजेस की थिकनेस, नीडल्स की थिकनेस, ये एक शुगर ग्रेन का मास फाइंड करना है, एक शुगर ग्रेन कितना होता है, वो तो बहुत छोटा है। तो उसके लिए होता है कि बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए हम ज्यादा, हम लाइक 500 शुगर ग्रेन का मास मेजर करें, फिर उसे 500 पे डिवाइड करें, राइट। तो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए हम ये करते हैं। और कोई क्वेश्चन बेटा? जी जी, बोले बेटा। सर फ्यूज का ना तो होता है कि आपके पास डिफरेंट रेंज के फ्यूज अवेलेबल हैं, तो उनको आप एक्टिवली अपने एक्सपेरिमेंट में किस तरह यूज कर सकते हो। 3 मार्क का क्वेश्चन आता होता है, हाँ, ये उसको कैसे आंसर करते हैं। एक मर्तबा आया था, उसमें ये था कि फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास में एक क्वेश्चन याद है। देखें, आपका जो टेम्परेचर है वो, सॉरी करंट है, वो वेरी करता है 0 से लेकर 0 से, सॉरी 1.9 एम्पेयर तक। अब आपके पास एक 0 से 1 एम्पेयर वाला है, एक 0 से 10 एम्पेयर वाला है, एक 0 से 100 एम्पेयर वाला है, ठीक है, एक 0 से 100 मिली एम्पेयर वाला है। 100 मिली एम्पेयर का मतलब, मिली का मतलब 0,000 से डिवाइड कर देना, तो इट विल बी 0.1 एम्पेयर। तो अब आप नोट करो, जो आपका रेंज होती है वो आपके इस मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ी ऊपर की हो, थोड़ी ऊपर की हो, बहुत ऊपर की ना हो, उससे कम ना हो, जो कि यहाँ कम है, ये दो दो के। अब यहाँ ना एक बात ध्यान में रखें कि एक हमारे पास 0.10 है, वो भी इससे ठीक ठाक ऊपर है। तो हम पता क्या करें, जब तक वैल्यू 1 एम्पेयर तक रहेंगी, 0 से 1, तो तब तक हम ये वाला एमीटर, ये वाली फ्यूज वाला, ये रेंज सिर्फ फ्यूज की नहीं होती, एमीटर की होती है, इसको प्रेफर करें। और जब करंट इससे ऊपर जाने लगेगा तो तब हम उसको इससे रिप्लेस करें। दीज विल बी द टू बेस्ट ऑप्शन। और अगर जनरलाइज करें शॉर्ट में, कि जो भी सबसे बड़ी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, तो हमारे फ्यूज की रेटिंग, हमारे मीटर्स की रेंज उससे थोड़ी ऊपर, मैक्सिमम से थोड़ी थोड़ी ऊपर हो, बहुत ज्यादा ऊपर ना हो, राइट बेटा। जी, एनी अदर क्वेश्चन बेटा? डन? नो मोर क्वेश्चंस? Can that be all for today, beta? Wish you the best for the exam.